स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। अध्याय संख्या 1 विलयन का जो आज टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक है विलीयता, सोल्युबिलिटी। ठोस और गैस की विलीयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते, विलीयता की क्या परिभाषा है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो सेशन में प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन, जिसमें डील करेंगे विलीयता से, सोल्युबिलिटी। सबसे पहले तो विलीयता को परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से विलीयता को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी परिभाषा दे रखी है विलीयता की। क्या परिभाषा है? विलय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की किसी विशेष मात्रा में नियत ताप पर घोली जा सके विलीयता कहलाती है। तो विलीयता का सीधी सी भाषा में क्या मतलब है कि कोई भी आपके पास विलायक है और उस विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और जिस भी तापमान पर आप किसी विलय को उस विलायक की निश्चित मात्रा में घोल रहे हो, तो विलय की कितनी अधिक से अधिक मात्रा होगी जो उस विलायक में घुल जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, विलीयता कहते हैं। तो यहाँ पर एक बार वापिस से रिपीट करता हूं, विलीयता का सिंपल सा मीनिंग क्या है? विलायक की किसी विशेष मात्रा में नियत ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा जो घोली जा सके विलीयता कहलाती है। तो वापिस से परिभाषा देखिए, विलय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की किसी विशेष मात्रा में नियत ताप पर, और यहां पर आपको पता रखना है कि तापमान कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, विशेष मात्रा में नियत ताप पर घोली जा सके विलीयता कहलाती है। नेक्स्ट वाला कथन आपको ये बता रहा है कि जो विलीयता है, इसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो विलीयता किससे प्रभावित होती है? विलीयता विलय तथा विलाय की प्रकृति के साथ साथ ताप व दाब पर निर्भर करती है। मतलब यहाँ पर अपन जो विलीयता देखेंगे उसको कितने कारक प्रभावित करेंगे? मुख्य रूप से 3 कारकों का अध्ययन करेंगे। पहला कारक होगा विलय तथा विलाय की प्रकृति, दूसरा कारक होगा तापमान और तीसरा कारक होगा दाब। मतलब विलय तथा विलाय की प्रकृति, तापमान और दाब किस प्रकार से विलीयता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपन डील करेंगे, आपके एनसीईआरटी के अंदर 2 टाइप की विलीयता से आपको डील करना है। पहली विलीयता में आप चर्चा करोगे ठोस की द्रव्य में विलीयता, और दूसरी विलीयता में आप चर्चा करोगे गैस की द्रव्य में विलीयता। 2 प्रकार की विलीयता है, जिसमें एक बार तो विलय कौन सा होगा, ठोस, और दूसरी प्रकार की विलीयता में विलय का काम कौन करेगा, गैस करेगा। और दोनों को आपको किसमें घोलना है, विलाय की किसी विशेष मात्रा में, और विलाय का काम कौन करेगा, यहाँ पर द्रव्य करेगा या जल करेगा। तो आपके पास जो सबसे प्रथम बिंदु है, विलीयता आप डील कर रही हो ठोस की द्रव्य में विलीयता। तो यहाँ पर इस वाली हेडिंग को देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए, विलय का काम कौन कर रहा है, ठोस, और विलाय का काम कौन कर रहा है, द्रव्य कर रहा है। तो ठोस की द्रव्य में विलीयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला कारक देखिए, 3 ही कारक बोले मैंने कि विलीयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। विलय तथा विलाय की प्रकृति होती है, तापमान प्रभावित करता है, और साथ में दाब प्रभावित करता है। तो सबसे पहला कारक है ठोस की द्रव्य में विलीयता को प्रभावित करने वाला, और उसका नाम क्या है, विलय व विलायक की प्रकृति। अब दोस्तों, विलय तथा विलाय की प्रकृति को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल में मेंशन करता हूं। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा विलय है, कौन से विलाय के अंदर आसानी से घुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि जो विलीयता का सिद्धांत है, तो विलीयता का दोस्तों सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, सम्मान को घोलता है। ये सीधा सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत होता है विलीयता का, सम्मान को घोलता है। मतलब ध्रुवीय विलायक है, उसमें कौन से विलय घुलेंगे, ध्रुवीय विलय, और अध्रुवीय विलायक में कौन से विलय घुलेंगे, अध्रुवीय विलय घुलेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं दोस्तों मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वाले उदाहरण में मेरे पास एक तो है नमक क्या हो गया, लवण हो गया, और एक हो गया शर्करा, मतलब चीनी। तो ये जो नमक और शर्करा है, ये एक्चुअल में किस प्रकार के विलय है, तो आपको ये पता रखना है कि ये दोनों ही किसके उदाहरण है, ध्रुवीय विलय के उदाहरण है।
तो ये जो नमक और शर्करा है ये किस प्रकार के विल्ले है? ध्रुवीय विल्ले। और अभी मैंने एक प्रिंसिपल बोला था, प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिद्धांत क्या है विल्लेयता का? सम्मान सम्मान को घोलता है। मतलब ये अगर ध्रुवीय विल्ले है तो ये हमेशा कौन से विलायक में घुलना पसंद करेंगे? ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। तो ध्रुवीय विल्ले है वो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और अध्रुवीय विल्ले अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। और ध्रुवीय विलायक का उदाहरण मैंने कौन सा ले लिया? जल ले लिया। तो आपने देखा होगा जो नमक है वो पानी में आसानी से घुल जाता है, चीनी भी पानी में आसानी से घुल जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर नमक और जो चीनी है वो ध्रुवीय विल्ले है और जल कौन सा विलायक होता है? जल दोस्तों आपका होता है ध्रुवीय विलायक। तो आपको सिंपल सा ये पता रखना है कि सिद्धांत का मतलब क्या है यहाँ पर विल्लेयता के सिद्धांत का? सम्मान सम्मान को घोलता है। मतलब ध्रुवीय जो विल्ले होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय जो विल्ले है वो किस में घुलेगा? अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं दूसरा वाला। जैसे अगर अपन यहाँ पर बात करें दोस्तों नैप्थलीन, जिसको कपूर बोलते हो आप, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। पहला वाला तो कौन सा है? नैप्थलीन। ये जो मैंने दूसरा वाला अपन उदाहरण देख रही है इसके अंदर उदाहरण कौन सा? नैप्थलीन है एक तो आपके पास। और सेकेंड वाला आप विल्ले कंसिडर कर सकते हो एंथ्रासीन। नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये दोनों के दोनों किस प्रकार के विल्ले? ये दोनों विल्ले होते हैं अध्रुवीय विल्ले। तो आपको पता रखना है कि नैप्थलीन और साथ में एंथ्रासीन किस प्रकार के विल्ले है? अध्रुवीय विल्ले है। अगर ये अध्रुवीय विल्ले है तो ध्रुवीय विलायक में तो नहीं घुलेंगे, तो इनकी विल्लेयता किसमें होगी? अध्रुवीय विलायक में। और अध्रुवीय विलायक का उदाहरण कौन सा होता है? बेंजीन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों किसमें घुलेंगे? बेंजीन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेंजीन किस प्रकार का विलायक है? बेंजीन दोस्तों अध्रुवीय विलायक का उदाहरण है। तो यहां से इसका सारांश क्या आ रहा है? सारांश ये कि निकल कर आ रहा है कि जो ध्रुवीय विल्ले है वो ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे और अध्रुवीय विल्ले है वो अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। क्यों? क्योंकि विल्लेयता का सिद्धांत क्या होता है? सम्मान सम्मान को घोलता है। आइए डील करते हैं इसको। अपन चर्चा कर रहे थे ठोस की द्रव्य में विल्लेयता के बारे में। ठोस की द्रव्य में विल्लेयता, और पहला कारक जो इसकी विल्लेयता को प्रभावित करेगा वो कारक कौन सा है? विल्ले व विलायक की प्रकृति। पहली लाइन देखिए, ध्रुवीय विल्ले, जैसे उदाहरण लिया था मैंने नमक और चीनी का। ध्रुवीय विलायक, और ध्रुवीय विलायक का उदाहरण कौन सा लिया था? जल का। तो ध्रुवीय विल्ले ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय विल्ले अध्रुवीय विलायक में समान प्रकार के अंतर आणविक बलों के कारण विल्ले होते। सीधा सा मतलब यह कि ध्रुवीय विल्ले होगा तो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, और अगर अध्रुवीय विल्ले है तो अध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके मध्य जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल है वो क्या होगा? समान प्रकार का होगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको विल्लेयता का सिद्धांत बताया है। तो विल्लेयता का सिद्धांत क्या है? सम्मान सम्मान को घोलता है। मतलब ध्रुवीय विल्ले ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विल्ले अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो ये किसका सिद्धांत है? विल्लेयता का सिद्धांत है। किसकी विल्लेयता से आप डील कर रहे हो? ठोस की द्रव्य में विल्लेयता। मतलब विल्ले तो कौन है? ठोस, और विलायक कौन है? द्रव्य। उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए। यहाँ पर ध्रुवीय विलायक का ध्रुवीय विल्ले का, और अध्रुवीय विल्ले किसमें विल्लेशील हो जाएगा? अध्रुवीय विलायक में। नेक्स्ट वाले फैक्टर की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला कारक है ताप का प्रभाव। मतलब जो ठोस है उसकी द्रव्य में जो विल्लेयता है वो तापमान के द्वारा कैसे प्रभावित होती है? तो ताप है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है? ठोसों की द्रव्यों में विल्लेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो तापमान भी विल्लेयता को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। किसकी विल्लेयता को? ठोस की द्रव्य में विल्लेयता को। यहां पर बोल रखा समीकरण 2.10, ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक समीकरण है। वो समीकरण क्या है इसके बारे में आपको मैं मेंशन कर देता हूं। समीकरण इस प्रकार का दिया हुआ है दोस्तों। विलयन की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो विलयन का निर्माण कौन करता है? विल्ले प्लस विलायक। तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी विल्ले को किसी भी विलायक में घोलोगे तो आपके पास किसका निर्माण हो जाएगा? विलयन का निर्माण हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये पता रखना है कि विल्ले और विलायक विलयन के साथ साम्य अवस्था के अंदर उपस्थित रहते। तो यहाँ पर ये देखिए विल्ले और विलायक के मिलने से निर्माण किसका हो गया? विलयन का। और इनके मध्य क्या उपस्थित है? गतिक साम्य उपस्थित है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। विल्ले कौन है आपके पास? ठोस।
और विलायक कौन है आपके पास, द्रव्य। कैसे पता चला, क्योंकि मेन हेडिंग ही क्या थी, ठोस की द्रव्य में विलीयता। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाली लाइन को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट वाली लाइन में तो ये बोला कि जो ठोस की द्रव्य में विलीयता है वो ताप परिवर्तन का क्या पड़ता है, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समीकरण 2.10 मतलब 2.10 समीकरण कौन सी हो गई, विलीय प्लस विलायक। गतिक साम्य अवस्था उपस्थित है किसके साथ, विलयन के साथ। गतिक साम्य होने के कारण इसे ले सातिल्य नियम का पालन करना चाहिए। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी, अब देखो दोस्तों ये दो शब्द आ रही है आपके पास, एक तो उष्माशोषी और एक कौन सा, उष्माक्षेपी। उष्माशोषी के अंदर क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होगा, और उष्माक्षेपी में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जब भी प्रक्रम कैसा होगा, उष्माशोषी होगा। अगर उस कंडीशन में आप ताप बढ़ा दोगे तो विलीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्रक्रम कौन सा है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब पहले से ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो इस केस में ताप बढ़ाने पर जो ठोस की द्रव्य में विलीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो ये यहाँ पर यही मेंशन कर रखा है, उष्माशोषी प्रक्रम। और उष्माशोषी प्रक्रम का मतलब क्या है, डेल्टा एच विलियन इज ग्रेटर देन 0। उष्माशोषी प्रक्रम के लिए जो डेल्टा एच विलियन है दोस्तों, यह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब 0 से अधिक होता है। तो ताप के बढ़ाने पर विलीयता बढ़नी चाहिए। मतलब जब भी उष्माशोषी प्रक्रम है तो इस केस में जो भी आपके पास ठोस विलेय है, जब भी आप उसको द्रव्य विलायक के अंदर घोलोगे तो उसकी विलीयता क्या होती है, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रक्रम कैसा है, उष्माशोषी है। और उष्माशोषी का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच विलियन इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर देखिए दोस्तों, और यदि यह उष्माक्षेपी प्रक्रम हो, मतलब एक्सोथर्मिक प्रक्रम हो, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच विलियन इज लेस देन 0, मतलब क्या, डेल्टा एच विलियन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो विलीयता कम होनी चाहिए, मतलब उष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है, तब तो ताप बढ़ाने पर विलीयता बढ़ जाएगी। और जब प्रक्रम कौन सा होता है दोस्तों, एक्सोथर्मिक होता है, तो इस कंडीशन में विलीयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से नियम के अनुसार हो रहा है, ले सातिल्य नियम के अनुसार हो रहा है। ये साम्य अवस्था के अंदर आता है ले सातिल्य नियम। थर्ड वाले पर आइए दोस्तों, थर्ड वाला प्रभाव किसका है, दाब का प्रभाव। जो तीसरा कारक है जो ठोस की विलीयता को द्रव्य में प्रभावित करेगा वो कौन सा है, दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रवों में विलीयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। मतलब जो दाब है वो ठोस की द्रव्य में विलीयता को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। और इसका कारण क्या है, तो कारण भी दे रखा है, क्योंकि ठोस एवं द्रव्य अत्यधिक असंपीड्य होते, ये इसका कारण है दोस्तों। ठोस और जो द्रव्य है ये कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होती है, अत्यधिक संपीड्य होती है। लेकिन जो गैस क्या होती है, अत्यधिक संपीड्य। और ठोस व द्रव्य क्या होते हैं, अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, मतलब नॉन इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये आपको पता रखना है कि जो द्रव्य एवं ठोस है ये कैसे होते हैं, अत्यधिक असंपीड्य होते एवं दाब परिवर्तन से सामान्यतः विलीयता क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। मतलब ठोसों की जो विलीयता है वो दाब के द्वारा प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ठोस व द्रव्य कैसे होते, असंपीड्य होते हैं। तो आपने जो प्रथम जो आपके पास विलीयता थी, ठोसों की द्रव्य में विलीयता, इसको आपने अच्छे से क्या कर लिया, इसका अध्ययन कर लिया है। अब बात करेंगे नंबर 2 पर। फर्स्ट के अंदर आपने डील किया है ठोस की द्रव्य में विलीयता, नंबर 2 पर आप डील करोगे गैस की द्रव्य में विलीयता। तो ये लीजिए नंबर सेकंड की विलीयता देख रहे हो, गैस की द्रव्य में विलीयता। मतलब अब की बार आपके पास विलेय कौन है, गैस, और विलायक कौन है, द्रव्य। तो गैस की जो विलीयता है वो द्रव्य में, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इसको डील करते हैं। सबसे पहला कारक, वही आपको कारकों के आधार पर ही अध्ययन करना है। तो सबसे पहला कारक होता है वो कौन सा कारक है, गैस की प्रकृति। वहां पर आपके पास क्या था, ठोस और द्रव्य था। मतलब ठोस तो विलेय का काम कर रहा था और द्रव्य विलाय का। तो वहां पर आपने बोला था विलेय और विलाय की प्रकृति जो पहला कारक था। और यहाँ पर जो गैस की द्रव्य में विलीयता है इसको प्रभावित करने वाला प्रथम कारक कौन सा है, गैस की प्रकृति। देखिए पहले कथन क्या है इसका, कुछ गैसें हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया
आदि जल में अत्यधिक विलयशील होती है। इन्होंने कुछ उदाहरण बोले, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गया, अमोनिया गैस हो गई। ये गैसें क्या होती है, जल में बहुत ही ज्यादा घुलनशील होती है, विलय होती है। जबकि कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि जल में कम विलयशील होती है। मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि कुछ ऐसी गैसें होती है जिनकी द्रव में या जल में विलयता बहुत ही ज्यादा होती है, उनकी घुलनशीलता ज्यादा है। और कुछ ऐसी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई और हाइड्रोजन गैस हो गई। इन गैसों की जल में विलयता क्या होती है, कम होती है। अब इसका कारण इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, ये देखिए नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में मेंशन कर रखा है। जो गैस जल में आसानी से आयनित होती है वह आसानी से विलयशील होती है। तो जल के अंदर कौन सी गैसें आसानी से घुलनशील होगी, वे ही गैसें जल में द्रव में अत्यधिक घुलनशील होगी, जिनका आयनन किसमें हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा। तो जो भी गैस जल में आसानी से आयनित हो जाती है वो क्या होती है, अत्यधिक विलयशील या घुलनशील होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है दोस्तों HCl और अमोनिया का। तो एक उदाहरण अपन देख लेते हैं यहाँ पर HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और आपने इस वाली गैस को किसके अंदर मेंशन कर दिया, पानी के अंदर H2, क्योंकि ये तो लिक्विड है, विलायक का काम कर रहा है। तो ये तो हो गया विलय गैस और ये हो गया विलायक द्रव है। तो ये जो HCl गैस है इस विलायक में क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी। कैसे आयनित हो जाएगी, H+ बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, Cl-। और यहाँ पर विलायक कौन है, जल, तो जल में घुलनशील हो गया तो जलीय अवस्था में आ जाएगा। तो H+ आयन किस में आ गया, एकवश अवस्था में, मतलब जलीय अवस्था में आ गया। और यहाँ पर भी कौन किस में आ जाएगा, एकवश में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका कारण क्या आ रहा है कि जो HCl गैस है ये जल में अधिक घुलनशील क्यों है, क्योंकि HCl गैस का जल में क्या हो गया दोस्तों, आयनन हो गया। क्या हो गया, यहाँ से जल में इसका आयनन हो गया। इसी प्रकार से अमोनिया गैस के लिए। लेकिन ये जो गैस है जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये जल में इनका आयनन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणता में अंतर ही नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड के उदाहरण को देखोगे तो H पर प्लस है, Cl पर क्या है, माइनस। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, है आयनिक प्रकृति का होगी, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रकृति होगी है, क्योंकि यहाँ पर इनकी विद्युत ऋणता में अंतर है। तो ये जल में आसानी से घुल जाएगी। कारक नंबर 2 देखिए दोस्तों, जो गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करता है। कारक नंबर 2 देखिए कौन सा है, तापमान का प्रभाव। मतलब जो ताप है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा किसी भी गैस की द्रव में विलयता को। सामान्य ताप में वृद्धि गैस की विलयता को द्रव में कम करती है। बहुत अच्छी लाइन बोली। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी आप तापमान में वृद्धि करोगे तो जो गैस की विलयता होती है द्रव में, ये क्या होती है, घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि गैस का विलायकन प्रकृति में ऊष्माक्षेपी होता है। ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गैस को अगर द्रव विलायक के अंदर उसको घोल रहे हो तो ये जो प्रक्रिया होती है हमेशा कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। और अभी मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, ऐसा प्रक्रम जिसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब इस प्रक्रम के दौरान ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम में क्योंकि कोई भी गैस की द्रव में जो विलायकन की जो प्रकृति है उसके लिए डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। मतलब प्रक्रम कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो इस कंडीशन में जब भी आप तापमान बढ़ाओगे तो गैस की विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको पता रखना है कि एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा 2 गैस, एक तो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, और दूसरी गैस कौन सी है, हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस ऐसी है, इनकी विलयता अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर 2 ही गैसों की, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जो विलयता है ये क्या होती है, बढ़ती है। और ये कब बढ़ती है, जब तापमान में क्या करोगे, वृद्धि करोगे। तो ये आपको पॉइंट बता रखना है। क्या पॉइंट है कि जो भी गैसें है हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त, इनका तापमान जब भी बढ़ाया जाएगा तो इनकी द्रव्य में विलयता क्या होती है, कम होती है। लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम गैस की जो विलयता है वो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आइए, दाब का प्रभाव। नेक्स्ट वाला जो दोस्तों कारक है जो गैस की विलयता द्रव्य में प्रभावित करता है वो कौन सा है, दाब का प्रभाव। इससे पहले आपने पढ़ा था ठोस की द्रव्य में विलयता, वहां पर आपने एक ही लाइन के अंदर मेंशन किया था
कि द्रव्य और ठोस क्या होती है, अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, तो दाब का ठोस की द्रव्य में विलीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन गैस की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, गैस होती है संपीड्य, और गैस संपीड्य है तो गैस की जो द्रव्य में विलीयता को प्रभावित कौन करेगा, दाब करेगा। तो यहाँ पर क्या कथन बन रहा है, दाब में वृद्धि गैस की विलीयता में वृद्धि करती है, मतलब यहाँ पर समानुपाती का संबंध है। जैसे जैसे दाब में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे गैस की विलीयता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसका स्पष्टीकरण आप किसके द्वारा दे सकते हो, हेनरी के नियम के अनुसार दे सकते हो। और इससे जो पहला वाला वीडियो था इस वाले चैप्टर का, अध्याय नंबर 1 का, वहां पर हेनरी नियम को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है। हेनरी नियम का कथन क्या है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है, और हेनरी नियम की सीमाएं क्या है, इन सब को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जो इससे पिछला वाला वीडियो था। हेनरी नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपने समीकरण बनाई थी हेनरी नियम के अंदर। तो आंशिक दाब में जितनी ज्यादा वृद्धि करोगे तो गैस की विलीयता द्रव्य में उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो सेशन में मुख्य रूप से आपने डील किया है विलीयता से, और 2 प्रकार की विलीयता आपने देखी है। पहली देखी है ठोस की द्रव्य में विलीयता और इसको प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरी विलीयता आपने देखी है गैस की द्रव्य में विलीयता। आज का वीडियो सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।